बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ना है अपना टेक्स्ट बुक से, वो आपके पास है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले अपने फुल टॉपिक को टेक्स्ट बुक से रीड करें, उसके बाद सुने। यहाँ पर जो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसी में से हाईलाइट पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो चूँकि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड बात कर रहे हैं और इसकी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनके ज़रिए हम हवा का दबाव जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर कर रहे होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? बैरोमीटर्स। जो कॉमनली यूज सिंपल बैरोमीटर्स होते हैं वो अमूमन मरकरी बैरोमीटर्स होते हैं। ऑब्वियसली जब मरकरी होगा वो इनके अंदर लिक्विड जो यूज़ होता है उसकी वजह से इनको नाम मरकरी बैरोमीटर का दिया जाता है। अमूमन जो सतह समंदर है, सी लेवल है, वहाँ पे जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं वो आपके पास 101.101.300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, या इसको हम पास्कल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं प्रीवियस टॉपिक बता चुकी हूँ कि जब 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है 1 पास्कल के इक्वल होता है, तो लिहाजा आप इसको पास्कल और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर दोनों यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के ही यूनिट्स हैं आपके पास। तो बेसिकली जो आप लोगों के पास हम इसको मरकरी बैरोमीटर कह रहे थे ना, तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बना हुआ कैसे होता है। ये ग्लास ट्यूब होती है, शीशे की बहुत बड़ी सी ट्यूब बनी होती है, जिसकी तकरीबन जो अमूमन लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। उसके बाद उसका एक सिरा बिल्कुल बंद होता है, क्लोज होता है। जैसे उसके अंदर हम ये पारा यानी मरकरी जो होती है उसको फिल करते हैं ना, तो फिर हम इसे क्या करते हैं, इट इज़ इन्वर्टेड इन अ मरकरी ट्रफ। जो उसके अंदर मरकरी ट्रफ होता है, मतलब कि जो आपके पास एक पोर्शन इसका ओपन होता है, उस वाले को हम जो मरकरी किसी भी उसके अंदर डाल के, आप कह सकते हैं कोई ऑपरेटस है आपका सेटअप, उसके अंदर आपने उसके ट्रफ में इसको किया, मरकरी इन द ट्यूब डिसेंड एंड स्टॉप एट अ। अब क्या होता है कि जब मरकरी होती है वो डिसेंड यानी उस ट्यूब के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाती है, तब तक भरती जाती है जब तक स्टॉप नहीं करती है एक मखसूस हाइट पे जाके। कॉलम ऑफ मरकरी हेल्ड इन द ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर एट इट्स बेस। इस तरह से जो मरकरी जिस हद तक उसके अंदर इंटर होगी उसकी वजह से एक जो एक्सर्ट होता है प्रेशर होता है उसकी बेस में। तो फिर उसके अलावा हम ये कहते हैं जो सी लेवल होता है उसमें हाइट जो मरकरी कॉलम की होती है वो तकरीबन अबव द मरकरी इन द ट्रफ फाउंड टू बी 76 सेंटीमीटर। तकरीबन इस लेवल तक आपके पास इसकी ओवरऑल हाइट होती है सी लेवल पे। ठीक हो गया। तो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो बस 76 सेंटीमीटर होता है बेसिकली मरकरी का, जो तकरीबन तकरीबन इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, विच इज़ 101.300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद जो आप लोगों के पास होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आपको पता है कि हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। ठीक हो गया। तो लिहाजा जो इसी तरीके से जो हाइट होती है ना मरकरी कॉलम की ट्यूब के अंदर, वो भी फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से वेरी करती है, चेंज होती रहती है। क्लियर होगी बात। फिर स्टूडेंट्स, उसके अलावा हम मरकरी को क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, इसके अंदर मरकरी जो बैरोमीटर बनाया जाता है उसकी वजह ये होती है कि ये 13.6 टाइम डेंसर होता है वाटर से। इट मीन्स के हैवी होता है, कसाफत ज़्यादा होती है इसकी, विजिबल होता है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ग्लास ट्यूब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी बना रहे होते हैं ना कि जिसके अंदर आप मरकरी की प्लेस में वाटर को यूज़ करते, तो उसकी डेंसिटी बहुत रेयर होने की वजह से इसकी निस्बत क्या होता, आपको तकरीबन तकरीबन 10 मीटर से भी ज़्यादा एक लॉन्ग ट्यूब रिक्वायर्ड होती, ताकि आप वाटर बैरोमीटर बना सकें, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लेकर मरकरी की हेल्प से बना लेते हैं। उसकी वजह क्योंकि वाटर को स्प्रेड होना पड़ता है उसमें, और उसके लिए फिर उसको एक लॉन्ग ट्यूब आपको रिक्वायर्ड होती। इसकी ये भी वजह है कि हम मरकरी को एक्चुअली प्रेफर करते हैं थर्मोमेट्रिक और बैरोमेट्रिक ट्यूब्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपके पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है इसके अंदर तब्दीली आती है, वो कैसे कैसे आती है। एक तो हमने इसको हाइट की वेरिएशन यानी आल्टीट्यूड की वेरिएशन की बेस पे बात करनी है, एक हमने वेदर चेंजेस के हिसाब से बात करनी है। पहले अगर मैं आपको आल्टीट्यूड या हाइट की बेस पे इसकी बात बता दूँ, पहली बात आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सतह ज़मीन से, आप देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। उसकी वजह सबसे बड़ी तो ये होती है कि जो आपके पास एयर का प्रेशर होता है वो ऊपर से ऊपर कम होगा। मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है वो एक्चुअली कम हो जाता है, जिससे हवा बहुत थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है, और एक लेवल आता है जब करते करते बिल्कुल ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जो आप इनहेल करें, मतलब कि जो एयर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस लिहाज से जैसे जैसे हम एक बुलंदी पे चलते जाएंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होगा। यानी जाहिर सी बात है जो हम माउंटेन्स पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं वो सतह समंदर की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होता है। जो हाइट आपके पास तकरीबन 30 किलोमीटर की होती है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन 7 मिलीमीटर जो मरकरी होती है उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, जो 1000 पास्कल होता है।
और इट वुड बिकम ज़ीरो एट एन ऑल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। जैसे मैं ऑलरेडी आपको ये बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा जब आप देखेंगे कि बिल्कुल हवा बाकी नहीं रही। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप किसी भी जगह की बुलंदी का पता लगाना चाहते हैं ना कि आप कितनी बुलंदी पे वाक़ई हैं, तो बेसिकली आप उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करें। अगर बहुत कम वैल्यू आती है तो इट मीन्स कि आप बहुत बुलंदी पे वाक़ई हैं। उसकी वजह कि ऑल्टीट्यूड या हाइट के इंक्रीज़ की वजह से बेसिकली जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे आप एक हाइट पे चलते जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आप लोगों ने बात करनी है कि कैसे कैसे आप इसके अंदर वेदर के चेंजेस को मेजर करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इंडिकेट करता है वेदर चेंजेस को। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वेरी हॉट डे, एयर अबव द अर्थ बिकम हॉट एंड एक्सपेंड। जो आपके पास हवा होती है अमूमन ज़मीन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और फैलती है, क्योंकि आपको पता है जब गर्म हवा होती है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वह तेज़ी से एक से दूसरी जगह हरकत करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस जगह का वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। दूसरी तरफ जब बहुत ज़्यादा कोल्ड चिली किस्म की नाइट्स होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी बर्फ़ लाते हैं जिसे हम कहते हैं, तो जो हवा आपके पास ज़मीन पे होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से अमूमन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस जगह का वो तेज़ी से बढ़ता है। क्लियर? उसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो वेदर कंडीशंस को कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन करता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक्सपेक्टेड चेंजेस जैसे हम लेके आते हैं, जो आपको अमूमन तो ये बात बताते हैं वेदर फोरकास्टिंग जो आपके पास डिपार्टमेंट होता है वो आपको बताता है कि जैसे हम कहते हैं ना महकमा मौसमियात वाले आपको ये न्यूज़ में बताते रहते हैं कि आगे चंद दिनों में फ़लाँ इलाके में ऐसा मौसम होगा, ये टेम्परेचर होगा, इस तरह की विंडी कंडीशंस होंगी या रेनी कंडीशंस होंगी। तो बेसिकली अगर हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन की बेस से मेजर करना चाहें कि एक्सपेक्टेड चेंज क्या आता है उसमें भी ये आपको हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से बात करती हूँ कि एक जो ग्रेजुअल और एवरेज ड्रॉप आता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता एक औसत सी तब्दीली आना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ना बहुत तेज़ी से गिरना ना बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो इसका यहाँ पे ये बेसिकली मतलब होता है कि जो आपके पास नेबरिंग लोकेलिटीज़ होती है ना, जो आपके पास गिरदोनवा के इलाका जात होते हैं, वहाँ पे अमूमन प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से आपके इलाके में ऐसा प्रेशर है। ठीक है? उसके अलावा जो माइनर लेकिन जो रैपिड फॉल आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, थोड़ा सा आता है लेकिन बहुत तेज़ी के साथ जब प्रेशर गिरता है, तो इसका मतलब होता है कि जो आप लोगों के पास करीबी इलाका या आपके नेबर एरियाज़ हैं वहाँ पे किस किस्म का प्रेशर होगा, वहाँ पे किस किस्म का मौसम होगा, वहाँ पे विंडी और शॉवरी कंडीशंस होती हैं। ठीक है? विंडी यानी तेज़ हवा का चलना, शॉवरी कंडीशन यानी कि ऐसी सूरत हाल जिसमें बूंदाबांदी हो सकती है। देन आप कहते हैं कि आपके पास कोई इस किस्म का डिक्रीज़ आ जाता है, जैसे आप कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाना एकदम से, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास कंडीशंस कैसी होती हैं, ब्रीजी एंड रेनी, यानी कि जिसे आप कहते हैं कि बाकायदा बारिश का मौसम होना। अगर सडन कोई ऐसी सिचुएशन ना हो लेकिन एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपके पास वो इस किस्म का हो जाए कि जिसे आप कहते हैं गिर जाना, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई स्टॉर्म, कोई रेन, कोई टाइफॉन जो होते हैं वो आपके पास इन फ्यू आवर्स टाइम यानी कि चंद घंटों में कोई इस किस्म की सिचुएशन अगर हो सकती है, जैसे हम कहते हैं बहुत तूफ़ानी किस्म की बारिश हो जाना या कुछ ऐसा। ठीक हो गया? दूसरी तरफ आपके पास ये सारी तो वो कंडीशंस मैंने आपको बता दी जब ग्रेजुअल सडन फॉल आपके पास आता है, डिक्रीज़ आता है प्रेशर के अंदर। दूसरी तरफ जब हम इंक्रीज़ की बात करते हैं ना, तो आप ये कहते हैं जो इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपके पास प्रिडिक्ट होता है इंटेंस वेदर कंडीशंस में, शदीद किस्म का कोई चेंज आता है, जो जैसे आप कहते हैं ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज़ आपके पास अगर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी आहिस्ता आहिस्ता आए लेकिन एक लंबे दौरानिए के लिए अगर आपके पास चेंज आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि एक लंबे टर्म के लिए, एक लॉन्ग स्पेल के लिए जो वहाँ की वेदर कंडीशंस हैं वो प्लेजेंट रहेंगी। ठीक है? यानी मौसम खुशगवार रहेगा वहाँ का। जबकि अगर आप कहते हैं जो रैपिड इंक्रीज़ होता है, पहले तो हमने ग्रेजुअल लेकिन लार्ज इंक्रीज़ की बात की, यानी आहिस्ता आहिस्ता, और अगर हम कहते हैं तेज़ी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है वहाँ का, तो इट मीन्स कि बेसिकली जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अनकरीब बहुत कम हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि वहाँ पे ओवरऑल आगे की तरफ पुअर वेदर कंडीशंस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, इंडिकेट किया जाता है कि आगे मौसम की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रहेंगी। ठीक हो गया? तो ये आपके पास इसकी वेरिएशंस थी जिसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन चूँकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपने टेक्स्ट बुक से इसको फुल रीड करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको याद भी करना है साथ साथ, ताकि आपके लिए एंड के लिए ओवर बर्डन ना हो आपका सिलेबस। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, हमारी जो केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है
हमारे पास चैप्टर 7 है। आज हम चैप्टर 7 में जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर के किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है या कौन कौन से वो रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी अनकम्बाइंड और फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक सोडियम H in H2 S in S8 etc एक्सेट्रा इज जीरो। सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि वो कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी अनकम्बाइंड या फ्री एलिमेंट का वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है कि इन सिंपल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज। कि सिंपल आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होता है, इक्वल होता है उसके चार्ज के। जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +1। इट्स मीन कि जो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, +1 होगा। कैल्शियम का कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का जो चार्ज है, चार्ज क्या है, +2 है। इट्स मीन कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी वही या ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी उसकी वही होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इन कॉम्प्लेक्स आयन द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन देयर आयन। कि कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है कि जो टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है एटम की वो इक्वल होती है उनके ऊपर जो चार्ज होता है, उस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके इक्वल होता है। जैसे अगर आपके पास CO3 के ऊपर का जो कार्बोनेट्स है, ठीक है, कार्बोनेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -2। अब कार्बन के ऊपर कितना होगा, कार्बन और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन दोनों के जो चार्ज होगा वो कितना होता है, -2 के इक्वल होगा। और जो आपके पास लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड सेपरेटली and their algebraic sum is 0 in HCl. The sum of oxidation state of H and Cl is 0. अब वो कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में मौजूद एटम के या कंपाउंड में है तो वो क्या किया जाता है, आप काउंट करते हैं सेपरेटली। और जो उनका चार्ज होता है, जो उनका अलजेब्रिक सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इन HCl the sum of oxidation state of H and Cl is 0। कि H और Cl का जो सम होता है वो कितना होता है, इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। जैसे हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1 होता है। क्लोरीन पे कितना होता है, -1, +1 -1 कैंसिल होंगे तो इन दोनों का सम अब कितना हो गया, HCl क्या आ जाएगा, 0। इट्स मीन कि इस HCl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी मान ली है, 0 के इक्वल आ रही है। क्लियर हो गया। अब ये थे हमारे पास कि हम लोग किस तरह से कौन से वो रूल्स हैं जो कि असाइन किए गए किसके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। मैं दोबारा इनकी रिकैपिंग कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाए। सबसे पहला है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पहला है कि किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एनी अनकम्बाइंड या फ्री एलिमेंट की वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट है कि इन सिंपल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज। कि सिंपल आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है या सेम होता है जो उनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे आपके पास सोडियम, जैसे सोडियम एटम का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1 होता है। आयन +1 होता है तो इस मीन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम की वो कितनी है, +1 है। कैल्शियम में जो चार्ज होता है +2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो कैल्शियम का होगा वो क्या होगा, +2 होगा। इन कॉम्प्लेक्स आयन द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन देयर आयन। जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं
स्टेट डाटा में आप लिखोगे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इज कितनी होती है आपके पास +1। अब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन के कितने एटम आप यूज कर रहे हो, 3 एटम यूज कर रहे हो, तो 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो आपके पास क्या आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्लियर आ गया, क्लियर हो गया आपको। अब जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास क्या है, अब O एटम कितने हैं हमारे पास, the oxidation state of O atom is, O एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है कि फाइंड आउट करनी है किसकी, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट of boron is, हमने क्या कहा किसके इक्वल है x के इक्वल है। ठीक है, सो आप देखें H3BO3 हम कहते हैं कि जो इनका सम अप होगा हम इस सबसे पहले सम निकालेंगे। नंबर इज 0। अब देखो फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, 3 इंटू -+1 प्लस बोरोन की जगह हमने क्या किया x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस x प्लस माइनस 3 2 are 6 इज इक्वल टू 0। -6 में से 3 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 प्लस x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आपका राइट साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। सो द ऑक्सीडेशन state of boron in H3BO3 is +3 आ जाएगी। क्लियर, कि आपको कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट दिया जाता है, उस कंपाउंड या एलिमेंट में से आप किस तरह से डिटरमाइन करते हो उस किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हो कि आपको करते हो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H एटम कितनी है वो +1 है, लेकिन H एटम कितने यूज हो रहे हैं 3 एटम यूज हो रहे हैं, तो 3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O एटम इज, अब यहाँ पे O एटम जो है वो कितने 3 है, वैसे O एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2 होती है, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। हमने सपोज क्या करना है, हमने फाइंड किसकी करनी है, बोरोन की फाइंड आउट करनी है। तो बोरोन हमने सपोज किया है कि जो बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके इक्वल है x के इक्वल होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि जो
रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 साइंस का सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स का एंड द डेट इज 10th of June एंड द डे इज वेडनेसडे। एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग डिवीजन मेथड के साथ एचसीएफ फाइंड आउट कर चुके थे। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट किया था। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट करोगे जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। रिलेशन मैंने आपको बताया था एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इनटू सेकंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। इस रिलेशन को लेके आपने आज जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको ये चीज गिवन है ऑफ द टू पोलिनोमियल बी, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ इस एक्सप्रेशन के इस रिलेशन के अंदर गिवन डाटा है जी x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 और x प्लस 5। ये मुझे दी हुई है प्रोडक्ट, दी हुई है एलसीएम और एचसीएफ। इफ वन पोलिनोमियल इज x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, तो मुझे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है पोलिनोमियल का वो क्या है? अगर x प्लस 3 और x माइनस 2 है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज इनकी पुट कर रही हूँ। पुटिंग वैल्यूज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और सेकंड पोलिनोमियल मुझे दिया हुआ है जी ये चीज x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो मुझे इस पूरे रिलेशन को लेके मुझे इस k अननोन को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? मैंने रिलेशन लिखा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल एंड सेकंड पोलिनोमियल। मुझे ये प्रोडक्ट निकाल के दी गई थी दोनों की एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, मैंने वो पुट की। सेकंड मैंने जो जो मुझे गिवन थी वो मैंने पुट कर ली। अब मुझे उनमें से के अननोन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ से x माइनस 2 दोनों में सेम है, कॉमन एग्जिस्ट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 3 की पावर 2 है और यहाँ से x प्लस 3 की पावर 1 है, तो x प्लस 3 को मैं 2 टाइम लिख सकती हूँ। x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू द गिवन एक्सप्रेशन विच इज x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। तो इसमें से भी ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या बन जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। ठीक है? अब मैं मुझे ये तो मुझे दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये जो है मुझे ये लीनियर फॉर्म में फैक्टर्स दिए हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे उसी फॉर्म में। तो x प्लस 5 फिक्स कर लेते हैं और इस फैक्टर के हर टर्म को 1 बाय 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। ठीक है? अब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। अब यहाँ से दोनों वेरिएबल्स सेम हैं तो इनके कोएफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे। 5 प्लस 3 8x हो जाएगा प्लस 15 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। अब दोनों जो हैं इक्वेशन जो है वो सेम हो चुकी हैं, दोनों की हाईएस्ट वेरिएबल की पावर x का स्क्वायर है, देन x आ रहा है, देन आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएंगे x का स्क्वायर के साथ 15 के साथ। तो अब मैं कोफिशिएंट कंपेयर करती हूँ x वेरिएबल का, बिकॉज मुझे जो फाइंड आउट करना है मुझे k वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंपेयर करूंगी, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x वेरिएबल। तो मुझे यहाँ से अगर मैं x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दूँ तो यहाँ से x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 8 है इक्वल्स टू यहाँ से x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है k है, तो सो वैल्यू ऑफ k इज 8। इस तरह से आपने अननोन k को फाइंड आउट करना है।
अगर इसी रिलेशन को लेते हुए आपके पास दो क्वेश्चन दिए हैं कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो आप किसी रिलेशन को पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद वैल्यूज को पुट करेंगे। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे अगर एलसीएम करना है फाइंड, तो मैं यहाँ से एचसीएफ को मल्टीप्लाई में यहाँ ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये रिलेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से एलसीएम इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स बाय एचसीएफ। इस तरह से मुझे अगर एचसीएफ करना है फाइंड, तो ये बन जाएगा एचसीएफ इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स बाय एलसीएम। सेम इसी पैटर्न पे अगर मुझे किसी पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है पी ऑफ एक्स को, तो ये सेपरेट करेंगे तो ये क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे आपके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय क्यू ऑफ एक्स। और अगर मुझे क्यू ऑफ एक्स करना है फाइंड, तो ये बन जाएगा क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय पी ऑफ एक्स। तो इस एक रिलेशन के थ्रू आप चार तरह की वैल्यूज को विद 4 टाइप ऑफ फॉर्मूलाज अरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको गिवन होंगी वो एक्सप्रेशन आप पुट कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कटिंग वगैरह होगी या कुछ फॉर्मूलाज कंप्लीट होंगे, मिड टर्म ब्रेक के जो फैक्टर्स बनेंगे, तो आप उनको कट करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन होगा एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए, पोलिनोमियल्स के लिए। सो इसी तरह से आपने इनको फाइंड आउट करना है। जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ पे कहा जा रहा है Vikas wishes to distribute 128 bananas and also 176 apples equally among the certain number of children। अभी जो आपको ये दिया है क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि एक पर्सन है Vikas जिसकी विश है कि वो फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे चिल्ड्रंस में, और जो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वल रेशो में होगी। तो आप हमें बताना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो हाउ मैनी चिल्ड्रंस, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो आपके पास यहाँ पे नाम से शो हो रहा है कि आपने एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। बताया कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे वो इस तरीके से इस फ्रूट को ले लेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, फैक्टर्स लेने होंगे। फैक्टर्स ऑफ बनानास कितने हैं 128, तो आप इसके फैक्टर्स लेंगे, चाहे जो मेथड है, चाहे मेन मेथड से लेंगे, चाहे आप उसको प्राइम फैक्टर से छोड़ेंगे। इस तरह फैक्टर्स आप लेंगे एप्पल्स के, और एप्पल्स कितने हैं 176। तो इनमें से जो कॉमन आपके पास फैक्टर्स आएंगे उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे और वही आपके पास एचसीएफ होगा, और उतने ही नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे वो इस फ्रूट को अवेल कर लेंगे इन दिस वे। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। तो आज यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।